विजय बैंसला जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? जी, तलवार तो अब भी लटकी हुई है। 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग चल रही है। पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, फिर वापस से आ गए, जगह नहीं मिली। तो एक तो ये है, मतलब समाज को विश्वास थोड़ा सा कम हो रहा है। मैं मानता हूँ कि वो नहीं उठा पाते, नहीं उठा पाते, इस तरीके से नहीं करते हो, ये सच्चाई है। आप सही जगह आ गए। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जितने भी राजनेता हमारे समाज से जाते हैं वे खुद बाद में खतरा महसूस, जो अंग्रेज़ों के समय था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट वाला था, उसमें हमें आपराधिक जाति घोषित किया। प्रहलाद गुंजल को क्या मिला? उनका राजनीतिक करियर खराब ही हुआ, तो जानबूझ के उसको 99 कर दिया करते थे ताकि इनको एक पोस्ट नहीं मिले। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है थारू देहाती हमारे चैनल पे, आपके चैनल पे। और साथियों, अभी एक मीटिंग होने वाली है, कल के रोज़ ही एक मीटिंग होने वाली है। एक महापंचायत का कॉल है, गुर्जर महापंचायत का कॉल है 8 तारीख को पीलूपुरा में। विजय बैंसला जी इस पूरे पंचायत को लीड कर रहे हैं और उसी के इर्द गिर्द हमारे सवाल आज जगराम जी से होंगे कि वो मीटिंग क्यों रखी जा रही है, उसके क्या मायने हैं, इन सब चीज़ों को लेके। तो जगराम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार साथियों। तो सबसे पहले जगराम जी, मैं यही बात करना चाहूँगा आपसे कि इस मीटिंग की क्या ज़रूरत पड़ गई? देखो राजेश भाई, 2006 से भी बहुत पहले से बातचीत चल रही थी, आंदोलन को लेकर के चल रही थी। उससे पहले आरक्षण की बात कर रहे थे। तो 70 से एक मसला चला रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन सरकारों ने इस कान सुना उस कान से निकाल दिया। ऐसा चलता रहा। और कोई भी समाज हो, कोई भी समुदाय हो, जब तक उसमें एकता नहीं होती, वो एकता प्रदर्शित नहीं करते, जब तक उनकी मांगों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आंदोलन हुआ, गुर्जर समाज के 73 लोग शहीद हुए। उसके बाद भी कई घायल, 2-3 और की भी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके बाद में आरक्षण मिला तो 1% मिला, आपको ध्यान है जी। और वो 1% टूटा फूटा आरक्षण था और ऊँट के मुंह में जीरे जैसा था। उसके बाद में सरकार ने एक जस्टिस चोपड़ा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। कमेटी ने जो संस्तुतियाँ दी, लगभग वो हमारे लोग उसमें शामिल नहीं थे जी। अब जो भी संस्तुतियाँ दी, कुछ सरकार के मन माफिक दे दी, कुछ दूसरे समाजों, समुदायों, वर्गों को देखते हुए उनको भी ध्यान में रखते हुए दिया गया, लेकिन पूरी तरह से हमें ध्यान में रखते हुए नहीं दिया गया। एक आंदोलन समझिए और जोर ताकत देखिए, उसके आधार पे हमें उन्होंने काफ़ी सारी संस्तुतियाँ दी। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे संतुष्ट नहीं हूँ। हमारी मूल मांग थी एसटी में शामिल करने की, लेकिन चलो हमने संतुष्ट हो गए कि एमबीसी हमसे अलग से दे दिया, हमें 1% दिया, फिर 5% किया, फिर वापस से 1% हो गए, फिर हमसे डाटा मांगे गए, और फिर हर व्यक्ति, हर गांव से डाटा भेजे गए, फ़ोटो, वीडियो और जो जानकारी थी वो सारी भेजी गई। फिर भी उसमें सफलता नहीं मिली। जो वांछित रूप से जो हम लोगों ने की, वो भी हमने की। आप EWS में देखिए, किसी ने कोई मतलब मेहनत नहीं की, वो काम सारा, और ना उनसे डाटा मांगा गया, लेकिन हमसे डाटा मांगा गया और हमने दिया भी। उसके बाद में कोर्ट में चले गए कुछ लोग, और या भेजे गए। कोर्ट में जाने के बाद में क्या होता है कि एक बहाना मिल गया, हमारा आरक्षण फिर से विड्रॉल होगा, फिर 1% पे आ गया, ये कहते हुए कि 50% की सीमा पार नहीं हो सकती, संवैधानिक बाध्यता है। उसके बाद में EWS का आरक्षण दिया गया, कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं आई, और उसके सहारे हमारा 5% भी चल रहा है। पिछली सरकार ने 5% बहाल किया। तलवार तो अब भी लटकी हुई है, 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग चल रही है। पर इससे पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है हमें। सबसे पहले तो जो भी योजना चल रही, चाहे देवनारायण योजना हो, देवनारायण बोर्ड हो, इनका क्रियान्वयन पूरी तरह से दूसरे लोगों के हाथ में है, हमारे पास है ही नहीं। उस बॉडी में मतलब हमारे लोग, बोर्ड में अध्यक्ष बना दिया हमें, लेकिन सचिव हो, प्रशासनिक बॉडी है, क्रियान्वयन करने वाले लोग वो तो हमारे नहीं है। वो खुद दूसरे मंत्रालय के अधीन आती है, तो दूसरे मंत्री कौन है? मंत्री तो हमारे नहीं है। तो क्रियान्वयन में बहुत सारी बाध्यताएं और समस्याएं हैं। इस योजना के अंदर जितनी भी मतलब जो लाभदायक योजनाएं हैं वो हमारे लोगों के पास में नहीं है। चाहे देवनारायण बोर्ड के अंतर्गत चलने वाले वो
स्कूल और हॉस्टल देखिए आप, छात्रावास। ज़्यादातर का अधिकार हमारे लोगों के पास है ही नहीं। और बड़ी बात यह है कि उसकी एडमिशन लिस्ट आती है दिसंबर जनवरी में, जब सत्र पूरा होता है तब। 2022-23 की तो स्कूटी अब तक नहीं मिली है। अच्छा। ये छोटी छोटी बातें हैं। और जो हर एक ब्लॉक में एक स्कूल कॉलेज खोलने थी वो कभी की तिरोहित हो चुकी है। फिर वो 2006-07 के केस अब तक चल रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण वजह है। हालांकि बीच में तो मीटिंग की ये ज़रूरतों पे आप मीटिंग की बहुत सारी ये कारण हो गए ना। ये तो है हमारे समाज का व्यू है, लेकिन अगर लीडरशिप की तरफ देखें तो लीडरशिप के अपने निजी कारण भी हो सकते हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा। लेकिन हमें बेनिफिट ये है कि हमारी आवाज़ कोई तो उठा रहा है। ठीक है। तो इसमें ये बताइए कि फिर समाज की क्या प्रतिक्रिया है इस पूरी महापंचायत को लेकर? समाज प्रत्येक तरीके से सोचता है, दो दृष्टिकोण। पहला वो देखता है कि यार ये कुछ दिनों पहले जो है लीडरशिप है ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, फिर वापस से आ गए, जगह नहीं मिली। तो एक तो ये है, मतलब समाज को विश्वास थोड़ा सा कम हो रहा है। लेकिन समाज उन मुद्दों के साथ में है, व्यक्ति की तरफ नहीं देख रहा है, मुद्दों के साथ में। तो मुद्दों के साथ में होने के कारण समाज है जो पॉजिटिव है और वो अपनी आवाज़ रखना चाहता है। तो लीडरशिप कोई भी करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मुद्दे इम्पोर्टेंट है और उनके साथ में है समाज। तो समाज पॉजिटिव है और ये आवाज़ रखनी चाहिए। तो सरकारों के क्या रवैये हैं फिर इसको लेकर? हाँ, अभी तक का आप देख पा रहे हैं कि सरकारों का रवैया ढीला ढाला है। मैंने शुरू में ही कहा था कि हमारी मूल मांग तो किनारे कर ही दी गई, उसके बाद में जो कुछ हमें दिया गया जिस पे हम लोग संतुष्ट हो गए वो भी ठीक से क्रियान्वित नहीं। आपको याद होगा जब 1% दिया गया था तो 100 सीटों पर के एक पोस्ट हमारी हुआ कर, तो जानबूझ के उसको 99 कर दिया करते थे ताकि इनको एक पोस्ट नहीं मिले। अब आप हाल की स्थिति देखेंगे तो हमारे बच्चों के पर्याप्त एडमिशन नहीं हो पा रहे कॉलेजों में, केवल 5% पे होंगे या फिर टॉप सामान्य में जाएगा। जबकि माननीय हाईकोर्ट का ये निर्णय है कि हमें MBC फिर OBC और उसके बाद में जनरल, ये तीनों चीज़ें हमें लाभ मिलना चाहिए। तो इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये हमारा अधिकार है जो हमें नहीं मिल रहा है जी। तो सरकारों का रवैया ये है कि कुल मिलाकर के कि वहाँ या तो ताकत से वज़न रखने वाले नहीं हैं या फिर सरकारें केवल उन्हीं की सुनती हैं जो अधिक ताकतवर है। तो हमारी लॉबीज है ना वो ताकतवर नहीं है, कमज़ोर, इस वजह से भी नहीं सुन पा रहे हैं। और सरकार उनकी तरफ ज़्यादा देखती है जिनमें ब्यूरोक्रेट्स, नीति निर्माता कौन है, वो किन की सुनते हैं, कौन अंदर जाता है, वो चीज़ें हैं जी। तो थोड़ा सा ये बताइए कि MBC वर्ग को लेके आपकी क्या राय है कि MBC वर्ग में? हाँ, ये इम्पोर्टेंट सवाल पूछा आपने राजी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि MBC वर्ग अपने आप में वर्ग नहीं बनाया। जैसे गुर्जर कम्युनिटी सोचते हैं कि गुर्जर ही MBC है। दूसरे जो समुदाय हैं, चाहे वो रायका हो, गायरी हो, बंजारा हो, ये नज़दीक लोहार है, ये ऐसा सोचते हैं कि ये जो करेंगे वो ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं। मतलब तो है, पर वो जो इनडायरेक्ट मतलब तो निकलना है वो एक अलग चीज़ है। नहीं, मतलब तो है, वो चाहते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, खुद पर उनमें चेतना नहीं आई ना, वो चेतना नहीं है। या हाँ, नहीं आने का एक कारण ये जरूरी नहीं कि वो ही है, दूसरा कारण ये है कि हमारे लोग भी तो उनको साथ नहीं ले रहे। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट, उन क्षेत्रों में जहाँ उनकी बाहुल्यता है हमारे लोग मीटिंग नहीं कर रहे हैं। बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, वो एक वर्ग के रूप में संगठित नहीं हो रहा है, बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। चाहे वो राय का या रैबरी समुदाय से हो, कोई भी प्रोफेसर है या गुर्जर समाज के प्रोफेसर हैं या दूसरे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको आपस में उनका कम्युनिकेशन ही बहुत कम है, वीक कम्युनिकेशन। तो ये भी एक कारण है। हम की भावना पैदा नहीं हो पाई है अभी तक भी कि हम एक समूह के रूप में संगठित, तो ताकत ही नहीं बन पा रही है। तो हम बहुत ज़्यादा ताकत है, हमारी एनर्जी है जो वेस्ट करते इस तरह के मीटिंग बार बार करनी पड़ती है। तो मतलब ये हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी उन लोगों को दोनों तरफ से उनकी तरफ से भी, दूसरे समुदाय भी हैं, हमारे गुर्जर समाज के समुदाय के लोग भी, और एक सामूहिक ताकत नहीं बनेगी जब तक सुनेगा नहीं कोई भी। सरकारों का रवैया ऐसा ही रहे। एक स्ट्रेट सवाल मेरा आपसे ये है, हो सकता है इसमें आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, बिल्कुल। विजय बैंसला जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? जी, देखो बड़ा कठिन सवाल है क्योंकि सार्वजनिक रूप से जब जाता है तो नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, मुश्किल है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं
संतुलन बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। विजय वैसला जी कुछ दिन पहले एक पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं और उसके बाद में टिकट नहीं दिया, टिकट नहीं मिला, तो फिर से वो समाज की तरफ आ गए। ये एक इश्यू। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो समाज को लीडरशिप तो मिल रही है, कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है विजय वैसला के अलावा। कोई भी जब वो साइलेंट हो जाता तो साइलेंट है। तो मेरे हमने ये क्यों माना हुआ है कि उठाएंगे तो वो पगड़ी सेम ही रहनी चाहिए। हाँ, ये मान्यता हो गई ना। आ कौन रहा है, कुछ सामने नहीं आ रहा है। इन मुद्दों को कोई उठा ही नहीं रहा है। हमारे बहुत सारे अच्छे संगठन भी हैं, कर्मचारियों के भी संगठन हैं, पर वो मुद्दा नहीं उठाते हैं क्योंकि वो सब जो है सरकार के हाँ में हाँ मिलाने की बात जानते हैं। तो ये इससे फर्क नहीं पड़ता है। जो आप इनकी विजय वैसला जी की बात कर रहे हो कि कम से कम ये है, ये तो इसलिए अगर ये विधायक चुन लिए जाते जी, या मान लो बाद में इनको टिकट सांसद की भी मिलती या नहीं मिलती, तो क्या आपको लगता है ये इतने मुखर होकर आवाज़ उठाते? आप सही जगह आ गए। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जितने भी राजनेता हमारे समाज से जाते हैं वे खुद बाद में खतरा महसूस करते हैं कि जातिवाद का लेबल लग जाएगा, और हकीकत में है भी ये। जब वो बात रखता है तो वो इस तरीके से नहीं रख पाते कि जैसे वो एक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, फिर वो वहाँ जाति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने लगता है और पार्टी की जिम्मेदारियाँ अलग होती हैं और उसके खुद के निजी महत्वाकांक्षाएँ, चाहे हो सकता है मंत्री बनने की हो या और कुछ हो, वो उसके अपने निजी महत्वाकांक्षाएँ हो गई हैं। तो विजय वैसला जी भी अगर उसमें शामिल हो जाते तो मैं मानता हूँ कि वो नहीं उठा पाते, इस तरीके से नहीं करते हो। ये सच्चाई है क्योंकि हमने देखा है जब भी वो। तो हमारे साथ दुर्भाग्य है कि हमारे जो राजनीतिक नेतृत्व है उनके पास बहुत अच्छा अवसर है कि वो एक वर्ग के रूप में इसको स्थापित करें और अपनी बात रखेंगे तो वो लंबे चल पाएंगे। मतलब एक संगठन की ज़रूरत होती होगी ना, कोई एक आदमी तो कैसे? हाँ, नहीं देखो, लीडरशिप पे डिपेंड करता है संगठन बनाना भी। वो मुद्दे ऐसे रख रहे हैं जैसे विजय वैसला जी रख रहे हैं तो समाज अपने आप जा रहा है, अपने आप संगठित है। सबकी इच्छा है कि हाँ ये बात होनी चाहिए, तो लीडर कोई भी होना, वो अगर एक ऐसी बात रखेगा तो दूसरा कोई विरोध नहीं करेगा इस चीज़ का कि हम तो हमारा अधिकार मांग रहे हैं। आपको लगता है कि किरोड़ी सिंह बैसला की राह चल पाएंगे विजय वैसला? नहीं, वो व्यक्तित्व कृतित्व अलग है, परिस्थितियाँ ही अलग है और ये बिल्कुल डिफरेंट है, भिन्न है। तो तुलना नहीं करना चाहिए, नहीं करूँगा। क्योंकि इसमें ये है कि अभी भी एमबीसी, चलो हमें गुजरों को जो आरक्षण मिला है स्टेट वाइज ही मिला है, अभी हमें वो जो चाहिए कि सेंटर में, और इसकी मांग हमेशा से रही है, ये आज से नहीं। हाँ, ये थोड़ा टिपिकल मामला है। सेंटर में तो देखिए जातिगत आधार पे तो मिलेगा ही नहीं। एक दूसरा आधार है जो अंग्रेज़ों के समय था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट वाला था, तो उसमें हमें आपराधिक जाति घोषित किया हुआ है और ऐसी बहुत सारी जातियाँ। तो कई आयोग बने थे इसमें और लगभग 10% आरक्षण की उन्होंने संस्थितियाँ दी थी। तो उसके आधार पे अगर बहुत सारे जो स्वतंत्रता संग्राम के समय जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, जिनको अपराधी घोषित किया गया था, बहिष्कृत किया गया था अंग्रेज़ों द्वारा, तो वो अगर जातियाँ सामूहिक रूप से संगठित हो सकें और आवाज़ उठा सकें तो संभव है कि वो उस तरीके से मिल सकता है सेंटर में। तो कल जो ये महापंचायत होने वाली है तो इसकी क्या आसार नज़र आ रहे हैं कि या कुछ यहाँ से मैसेज सरकार को जाएगा, दबाव पड़ेगा, समाज को जाएगा, जन चेतना होती है, इन आंदोलनों के कोई ना कोई प्रभाव पड़ता ही है और अच्छा ही पड़ता है, बुरा पड़ता है तो अच्छा ही पड़ता है। हिंसक आंदोलन नहीं है तो अच्छा ही पड़ेगा, जागृति बढ़ती है और सामूहिकता बढ़ती है, मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ती है जी। सरकार कुछ हमारी चीज़ों की तरफ सोचने लगेगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 22-23 की स्कूटी अब तक नहीं मिली है। राजनीतिक दावपेच हो या बजट हो, कुछ भी हो, वो सुलझा सकते इच्छा शक्ति हो तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जो अभी कल महापंचायत होने वाली है तो आपको लगता है कि जो दूसरे नेता हैं समाज के वो ज्वाइन करेंगे इस महापंचायत को? राजनीतिक कारण अपने अपने होते हैं, वो कोई कर सकता है। हम अगर पहले का एक दौर देखें तो प्रहलाद गुंजल जी थे और भी बहुत सारे नेता थे उस टाइम में जो मुखर होके उन्होंने अपनी बात रखी और पार्टीबाजी से थोड़ा दूर रह के। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीतिक जो पार्टी ज्वाइन कर लेता है और फिर वो सामाजिक आंदोलन में कूदता है तो वो दो धारी तलवार पे चलना होता है। प्रहलाद गुंजल को क्या मिला? उनका राजनीतिक कैरियर खराब ही हो। और कर्नल साहब को क्या मिला है? तो सामाजिक नेतृत्व और राजनीतिक नेतृत्व दोनों में थोड़ा डिफरेंट है, उनको कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे वो है, ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, थैंक यू
जयराम जी। जी, आपने टाइम फिर दिया। मिलेंगे। थैंक यू। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जो कल महापंचायत होने वाली है उससे एक क्लियर मैसेज सरकार को जाए, ताकि वो भी इन मुद्दों को लेके थोड़ा कंसर्न हो सरकार भी। जी बिल्कुल, होना भी चाहिए। और हम जो समाज के नेता हैं उनसे भी ये आग्रह है, ये निवेदन है कि वो भी थोड़ा सा समाज को लेके कंसर्न सिर्फ वोट लेने के टाइम पे ना हो, जब कुछ चीज़ों का क्रियान्वयन करना हो उस टाइम भी थोड़ा सा कंसर्न हो समाज के प्रति। हाँ, दिखना चाहिए जी, खुल के दिखना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, जी। ऐसा हम लोग कर रहे हैं। ऐसा हम लोग का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार।